ओके, गुड मॉर्निंग। नए फ्रेश चैप्टर के साथ आज अपन मिल रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लास्ट हमारे खत्म हो गया, पीजीबीपी खत्म हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन खत्म हुआ है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मैं कंपैरेटिवली बात करता हूँ हाउस कैपिटल गेन और पीजीबीपी के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में तो ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जरूरी नहीं है हर बार पेपर में आता ही आता है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज अब होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता होता है। जो टोटल इनकम वाला पूरा क्वेश्चन आता है उसके अंदर छोटा सा पार्ट आ जाता है, अलग से पार्ट भी आ जाते होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन पर्पस से अगर मैं बोलूँ कैपिटल गेन और हाउस पीजीबीपी से, उससे थोड़ा सा कंपैरिजन में कम होता है। और चैप्टर छोटा है अपना, 3 या 4 क्लासेस में ये चैप्टर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। देखो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 22 से। आपको याद है पीजीबीपी के सेक्शन कब तक थे, कहाँ से थे? 27 to 54। देखना पहला सेक्शन क्या था पीजीबीपी का, 28। अच्छा वो एक्सपेंसिव है। 28। तो पहला सेक्शन वहां पे मैंने आपको लिखवाया हुआ है स्टार्टिंग में। अगर आप देखोगे कि कहाँ से आपके पास सेक्शंस थे, तो यहाँ पे जिधर सेक्शन खत्म होते हैं पीजीबीपी के, वहां से आपके पास शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास 22 से शुरू होंगे 27। और 27 तक आपके पास चलने वाले होंगे, ठीक है। तो पीजीबीपी में देखा कहाँ से कहाँ तक थे, 28 से 44 डी तक, 44 तक आप कह सकते होते हो। तो यहाँ से आपके पास शुरू होंगे सेक्शन 22 से। तो अलग अलग हेड की अपन बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि अलग अलग हेड क्या होते हैं। आपकी जितने भी तरह की इनकम होती है उन्होंने 5 हेड बना दिए। 4 हेड तो बनाते हैं स्पेसिफिक, सैलरी वाले आ रहे हो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल, बिजनेस कर रहे हो तो पीजीबीपी में टैक्सेबल, प्रोफेशन कर रहे हो तो पीजीबीपी में, कोई एसेट्स वगैरह बेच रहे हो तो कैपिटल गेन में। और अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको रेंट पे देते हो लाइक एक पीजी, या वैसे ही किसी टेनेंट को आप रेंट पे देते हो, तो वो आ जाएगी आपकी इस इनकम में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक अदर हेड ही बना दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वहां पे तो चाहे आप खेल कूद से कुछ पैसा जीतो, कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आपको डिविडेंड वगैरह मिल रहे हैं, वहां पे तो बोल दिया कि ऊपर वाले 4 स्पेसिफिक हेड में जो कहीं पे नहीं आ रहा वो 5वें में आ जाएगा। तो चौथा हेड हमारा क्या निकल के आ रहा है, अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें, जो जो हमारे हो चुके हैं, बस हमारा सैलरी रह गया है, ठीक है। तो ये हमारा 4th हेड है, हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, घर, और उस घर को अगर आप रेंट पे दे रहे हो। अब यहाँ पे बड़ी सारी चीजें निकल के आएंगी, कौन सी वैल्यू टैक्सेबल है, यहाँ पे वैल्यूज बड़ी सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी की, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम टैक्सेबल होगी, वो कह रहा है सेक्शन 22। जैसे सेक्शन 45 कैपिटल गेन की बात कर रहा था, याद है सेक्शन 45 में स्कोप या ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी आ रहा था, कि वहां पे वो कह रहा था कि कैपिटल गेन वाला टैक्स कौन से सेक्शन में है, 45 में। हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको इनकम का टैक्स लगाना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर, तो उसके लिए ये लेके आए सेक्शन 22। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर आपने लेट आउट से कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई इनकम जनरेट करी, तो आपकी सेक्शन 22 में अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है, वो नीचे मेथड्स आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू नीचे सेक्शन 23 में आ जाएंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइजेज ऑफ बिल्डिंग या लैंड अपर्टमेंट, मतलब कि चाहे वो लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, चाहे दोनों इकट्ठे जुड़ी हो, तो उस हिसाब से अपन ये देखेंगे। ऑफ विच असेसिज द ओनर, अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब वो ओनर होना चाहिए। यहाँ पे अब ओनर की डेफिनेशन भी अलग अलग आएंगी। यहाँ पे ओनर जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए, यहाँ पे ओनर भी अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, कि बस एसेट उसके पास होनी चाहिए, या फिर रेंट कलेक्शन करने के राइट उसके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेप्शन, एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ऊपर अपन ने देखा एनुअल वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे आप लिखो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबिलिटी, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबिलिटी, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी कैसे निकलेगी, एनुअल वैल्यू जो भी आपकी निकल के आएगी उस एनुअल वैल्यू का आप बोलोगे। एनुअल वैल्यू 2 तरीके से आ सकती है, ग्रोस एनुअल और नेट एनुअल वैल्यू।
अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेप्शन, कह रहे हैं कुछ कुछ एनुअल वैल्यू हम ना किसी प्रॉपर्टी की बताएंगे, होगी तो वो प्रॉपर्टी आपकी यही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टाइप, लेकिन वो जो है टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में ना होके पीजीबीपी में। तो एक्सेप्शन में लिखो दैट इज पीजीबीपी टैक्सेबिलिटी। पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो पहले की साइड पे लिखो प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस यूज या पीजीबीपी पर्पस, प्रॉपर्टी फॉर पीजीबीपी यूज। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप लेट आउट के लिए यूज ही नहीं कर रहे, आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसकी जो भी इनकम एक्सपेंसेस जो भी होंगे पीजीबीपी में जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ एन असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। सर्कल करो बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। यहाँ पे अमेंडमेंट थी कुछ साल पहले, ये अमेंडमेंट आई थी 2-4 साल पहले। यहाँ पे क्या था कि अगर आप, पहले तो ये होता था कि समझ लो जिसने पीजी का बिजनेस खोला हुआ है उसके पास 8-10 कोठियां हैं, वो पीजी रेंट आउट पे देता रहता है। पहले तो वो कह रहे थे कि पीजी अगर आप दे रहे हो तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो हेड बना हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, तो कहाँ पे टैक्सेबल होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में। फिर आज से 2-4 साल पहले अमेंडमेंट आई थी, उन्होंने बोला अगर तो आपका लेटिंग आउट का बिजनेस है तो पीजीबीपी में चली जाओगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास घर है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, चंडीगढ़ में तो यही होता है, फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे मैंने रेंट आउट पे दे दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस नहीं चला रहा, लेकिन मेरे पास घर है पड़ा, जगह है पड़ी, तो मैंने रेंट आउट पे दे दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैंने 3-4 घर ले लिए और मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे बिजनेस ही चलाना है, ठीक है, तो वहां पे आपकी टैक्सेबिलिटी कहाँ पे निकल जाएगी? पीजीबीपी में। कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। कह रहे हैं जो आपके पास एसेट होनी चाहिए वो लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए, वही तो आप किराए पे देते हो, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे मेरे को बताओ फर्नीचर आ सकता है क्या? अगर मैं प्लांट और मशीनरी रेंट पे देता हूँ या फर्नीचर रेंट पे देता हूँ तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कहाँ पे जाएगा फिर? पीजीबीपी में क्यों जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। मैं फिर से वही सोच रही हूँ, बिजनेस है, हाई परचेज है। तो यहाँ पे लिखो इफ प्लांट एंड मशीनरी कोमा फर्नीचर गिविंग ऑन रेंट देन टैक्सेबल इन इफोस ऑब्लिक पीजीबीपी डाल देना, मतलब दोनों चीजें आपकी सही हैं, ब्रैकेट में एज द केस में बी। अगर आपका वो बिजनेस ही है फिर पीजीबीपी में आ जाएगा, अगर बिजनेस नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी थी वो तो अदर सोर्सेज में एज द केस में बी। ठीक है, अगर प्लांट फर्नीचर ऐसी चीजें आप रेंट पे दे रहे हो तो टैक्सेबल तो है, लेकिन कहाँ पे? पीजीबीपी में कब टैक्सेबल होगा? जब बिजनेस होगा। अब है कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, तो ये इन्होंने पहले बोला, सर्कल कर दो एनी बिल्डिंग और लैंड। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, सर्कल कर दो ऑल्सो को, ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस शॉप। ठीक है, समझ में आ गई ना ये चीज? कह रहे हैं रेंट पे आप कुछ भी दे सकते हो। लैंड अपॉर्चुनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन गैरेज। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, इसको आप लिखोगे इफ वैकेंट लैंड इज लेट आउट, वैकेंट लैंड यानी कि लैंड इज लेट आउट है। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग भी नहीं है और लैंड के अपॉर्चुनेंट भी नहीं है, मतलब उसके साथ की जुड़ी हुई भी कोई वो चीज नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लैंड है। टैक्सेबल अंडर द हेड इफोस या पीजीबीपी। बताओ ये किसको समझ में आ गया? ये जो टैक्सेबल होगा इफोस या पीजीबीपी में, क्योंकि इन्होंने बोला था या तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनेंट। लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब कि पूरी की पूरी आपके पास प्रॉपर्टी है या उसके साथ की जुड़ी हुई लैंड, वो अगर आप किराए पे दे रहे हो तब तो हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपने क्या किया? सिर्फ लैंड आपने किराए पे दे दी, तो वो कह रहे हैं इफोस या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये हाउस प्रॉपर्टी बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लोग घर रह थोड़ी ना सकते हैं, लैंड तो आप किसी ना किसी पर्पस के लिए दे रहे हो। पहली कंडीशन क्या होगी? कोई बिल्डिंग या लैंड वगैरह होनी चाहिए जुड़ी हुई। दूसरी,
असेसी मस्ट बी द ओनर, सर्कल कर दो ओनर को, वो असेसी खुद ओनर होना चाहिए। अब यहाँ पे ना ओनर के साइन थोड़े डेंजरस वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ओनर का सिर्फ मतलब ये नहीं होगा उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, कई चीजें आएंगी। पहला, ओनर इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम, बस पहले से ही क्लियर हो गया, पता चल गया। यहाँ पे अब ओनरशिप की बातें प्रॉपर्टीज एक्ट या वैसी नहीं आएंगी जो अगर आपको कोई केस लड़ना हो कि मैं मालिक हूँ कि नहीं, मेरे नाम पे है कि नहीं। यहाँ पे बात पहली तो इन्होंने बोल दी कि जो बंदा रेंट या इनकम कलेक्ट करने के लिए जिसके पास राइट है वो भी ओनर है। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड, बोल दिया इन्होंने, कह रहे सेल डीड आपके नाम पे है चाहे नहीं है, कोई इशू नहीं है, चाहे वो फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड राइट हो, मतलब आपने किसी और से लीज पे ले रखी हो। ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप, ये आगे आएगा आपके पास, तो डीम्ड ओनरशिप भी यहाँ पे कुछ चीजें बोलेंगे, ठीक है, कई केसेस बोलेंगे, तो वहां पे वो कह देंगे आप ही डीम्ड ओनर हो। वो ऐसा क्यों बना रहे होंगे, क्योंकि आपकी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए, चाहे आप मतलब एज पर रजिस्टर्ड ओनर नहीं होंगे फिर भी। तो पहले चार में क्या है, पहला मेन था जो इनकम रिसीव करने के जिसके पास राइट्स हैं, ठीक है, लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो, चाहे सेल डीड आपके नाम पे नहीं हो, चाहे डीम्ड ओनरशिप हो, हम मानेंगे आप ही ओनर हो, आपके पास टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। ई पॉइंट, द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड, अब यहाँ पे दोबारा से आ गया, नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर, मतलब यहाँ पे उसी सेंस में ये बात करना चाह रहे हैं कि चाहे आप रजिस्टर्ड ओनर वगैरह नहीं हो। और अब एफ में देखो क्या दे रहे हैं, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये ओनर ई के साथ लिंक नहीं कर रहे, ये टॉपिक के साथ लिंक कर रहे हैं। अपना जनरली टॉपिक क्या चल रहा है, आप ओनर होने चाहिए, ओनर में इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि अगर ये केसेस होंगे तब भी आप ओनर ही कहलाओगे। तभी वो कह रहे हैं कि जो असेसी ओनर होगा ना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट होता है, इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज ओनर इन द असेसमेंट ईयर। स्टार समझ में आया ये वाला पॉइंट किसी को? आप पिछले साल ओनर थे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, उसकी इनकम टैक्सेबल कब होती है, असेसमेंट ईयर 20-21 में, जब आप रिटर्न फाइल करते हो। उस साल में आपने प्रॉपर्टी बेच दी थी असेसमेंट ईयर में, तब तो आप ओनर थे ही नहीं। तो कह रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, जिस साल की इनकम है प्रीवियस ईयर 19-20 की, उस साल तो थे। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 19-20 में आप ओनर थे, रेंट आपको मिल गया, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर 20-21 बोल लो, ठीक है, यहां पे आपने सेल कर दी, तो यहाँ पे आप ओनर नहीं हो। लेकिन प्रीवियस ईयर जो आपके पास था, इसका प्रीवियस ईयर 19-20 का असेसमेंट ईयर तो यही होता है ना, 20-21, तो रिटर्न ऑफ इनकम तो आप यहाँ पे फाइल करते हो 31 जुलाई 2020 को। अगर प्रीवियस ईयर 19-20 है तो इसकी रिटर्न कब फाइल करते हो, 31 जुलाई 2020 को। तो कह रहे हैं यहाँ पे तो मैं ओनर रहा ही नहीं, मैंने तो सेल कर दी। कह रहे हैं प्रीवियस ईयर 19-20 में आप ही थे ना, हमने तो पिछले साल की इनकम को टैक्सेबल करना है, यानी कि यू मस्ट बी ओनर ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको अगर मैं लिख देता हूँ असेसमेंट ईयर 20-21, ठीक है, प्रीवियस ईयर 19-20 है तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 20-21। इफ द टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट, सर्कल कर दो अंडर डिस्प्यूट को, if the title of the ownership of property under dispute in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22 will be of income tax department till the court gives its decision to the suit filed in respect of such property। कह रहे हैं अगर तो दो जनों में घमासान चल रहा है, मालिक मैं हूँ जो भी है, तो कह रहे हैं इनकम टैक्स जो आपको बता देगा, जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता इनकम टैक्स आपको बताएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिसको बोल दिया कि अभी के लिए आप ओनर हो तो आप ही टैक्स दोगे, मतलब सिर्फ इस सिचुएशन में बंदा कहेगा कि यार मेरे को ओनर मत ठहराओ, कोर्ट वाले केस में कहेगा कि मुझे ही ओनर ठहराओ। However, in case of recovery of unrealized rent या arrear of rent, ownership of property is not relevant। इसको करो very very important, देखना समझ में आया। इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ, रिकवरी को सर्कल करो,
कह रहे हैं अगर आपको कोई अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर ऑफ रेंट यानी कि पिछले सालों का कोई रेंट पेंडिंग था, आपको रिकवरी हुई, अब रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, सर्कल करो रिकवरी को। तो कह रहे हैं जिसको हुआ लगाओ टैक्स, मैटर नहीं करता मालिक हो कि नहीं हो, प्रीवियस ईयर है कि नहीं, भाई पैसे मिले हैं ना, रेंट के ही मिले हैं, हाउस प्रॉपर्टी के थे, पिछले कई सालों में बोल रहे थे अनरियलाइज्ड है, एरियर है, मिल गए ना, लगाओ टैक्स। देन दो हो गए, पहला इन्होंने बोला कंडीशन लैंड और बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए, खाली अगर लैंड हो तो नहीं, तो कहां पे जाएगा, रिफोर्स या पीजीबीपी में। दूसरा ओनर होना चाहिए, ओनरशिप में बड़ी सारी चीजें बोली, रजिस्टर्ड डीड नहीं चाहिए, मतलब फ्री होल्ड है, लीज होल्ड है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, पिछले साल का हम देखेंगे, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे, असेसमेंट ईयर का नहीं देखेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट है, आपको मिल गया तब भी आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, डिस्प्यूट का केस है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता देगा, तो यानी कि ओनर के ऊपर लगेगा। ओनर रजिस्टर्ड जरूरी है होना चाहिए, जी नहीं, अगर उसके पास इनकम को कलेक्ट करने के राइट्स हैं तब भी उसको अपन ओनर मान के उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल कर देंगे। थर्ड, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मस्ट मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम द प्रॉफिट ऑफ विच चार्जेबल टू टैक्स। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? उस प्रॉपर्टी को पीजीबीपी के अलावा किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। और मालिक जो ओनर है वो यूज नहीं करने का पड़ा। बिजनेस के लिए यूज नहीं करना होता है। मतलब टेनेंट जो है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर ले, और जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, वो बिजनेस के लिए यूज नहीं करेगा। अगर मैं बोलता हूँ एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी कि ये है लैंडलॉर्ड, इसको अपन ओनर लिखते हैं, लैंडलॉर्ड नहीं लिखते, ओनर। ये जो है पीजीबीपी के लिए क्या यूज कर सकता है, लेट आउट, यानी कि ये कौन हुए, टेनेंट्स। कर सकते हैं। टेनेंट्स अगर कहें फॉर रेजिडेंस पर्पस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पीजीबीपी पर्पस, कर सकते हैं। एनी पर्पस, कर सकते हैं। बस बात ही खत्म। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर है सेल्फ ऑक्युपाइड ओनर, वो पीजीबीपी के लिए यूज नहीं कर सकता, बनाओ जल्दी से। The income earned by the assessee engaged in the business of letting out, सर्कल कर दो फिर से, business of letting out को सर्कल करो। टैक्सेबल एंटर द हेड बिजनेस इनकम, ऑलरेडी हो गया ये चीज हमारी, एक्सेप्शन में ऊपर आई थी ना, एक्सेप्शन में एनुअल वैल्यू को बोल रहे थे सेकंड पॉइंट, कि अगर आपका लेट आउट का बिजनेस है, लेट आउट का बिजनेस एचपी में टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में, याद रह जाएगी ये चीज, इसके ऊपर पक्की बात है, केस स्टडी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अमेंडमेंट है, चाहे थी 2-3 साल पुरानी, लेकिन इसके ऊपर पक्के पक्के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे आपको एग्जामिनर कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, बार बार ये बोल के कि रेजिडेंशियल पर्पस की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं,
लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं दिखा होगा कि वो ब्रोकर है, एजेंट है, या फिर लेट आउट का बिजनेस है। तो लेट आउट का बिजनेस है तो कहाँ पे टैक्सेबिलिटी जाएगी? पीजीबीपी में। उसके बाद प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ये थोड़ा सा नया पॉइंट आया था पीछे। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय द सेसी एज अ स्टॉक इन ट्रेड। कह रहे हैं चाहे आपने इसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है ना तब भी, यानी कि यहाँ पे आप लेटिंग आउट का बिजनेस नहीं कर रहे। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, अगर आप समझ पाओ तो। ऊपर वाले में एक चीज थी लेट आउट का बिजनेस कर रहे हो, वो तो आप मतलब पीजी वाले बच्चे ढूंढ रहे हो फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये घर बेचते हो। देखो घर बेचना और घर किराए पे चढ़ाना, क्या ये दोनों सेम है कि फर्क है? बिल्कुल फर्क है। अब मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं 8, मेरे को यार कोई पीजी का समस्या ही नहीं लेनी। अब कौन मैं देखो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट चढ़ाऊं, 6 महीने का रेंट एग्रीमेंट करूं, फिर उनको निकालना मुश्किल। एक चीज तो ये होती है, मेरे पास 10 घर हैं, मैं सिर्फ घर खरीदता बेचता हूं, तो मेरे पास जो 10 घर हैं ये मेरा बिजनेस है या कैपिटल एसेट्स है? बिजनेस है। क्यों? क्योंकि मैं खरीद बेच करता हूं। तो मुझे बताओ, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर वाला हूं, मेरे पास 10 घर हैं, तो वो मेरे लिए स्टॉक बनेगा या एसेट बनेगी? स्टॉक। मैं एक फर्नीचर वाला हूँ, मेरे पास 10 बेड पड़े हैं, तो मेरे लिए वो बेड 10 बेड जो हैं स्टॉक है या एसेट्स हैं? समझ गए हैं? चाहे दोनों चीजें बैलेंस शीट में आएंगी, एक स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएगा करंट एसेट में, एक एसेट्स में आ जाएगा। आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपका गारमेंट का बिजनेस है, आपके पास 2 या 3 बेड है, तो आपके लिए एसेट होगी या गुड्स होंगी? तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी। फिर से मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास 10 घर है, मैं घरों को खरीद बेच जरूर कर रहा हूं, उनको लेटिंग आउट नहीं कर रहा। तो पहले तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यही वो बहुत बात कर रहे हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड है। अगर वही 10 घर एज अ लेटिंग आउट बिजनेस होता तो भी पीजीबीपी। तो इसके ब्रैकेट में आप फिर से एक बार फिर लिखेंगे अपन, छोड़ो रहने दो इसको, इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये इसको लिख दो जो लिखा हुआ ना प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो दैट इज हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल। ठीक, इसके ऊपर वाला ही था, है ना, पीजीबीपी टैक्सेबल। कंपैरिजन याद हो जाएगा ये वाला बिल्कुल। अब तो साथ साथ ही दिए हुए हैं 2 लाइनों में ही। ऊपर में बिजनेस इनकम, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट दिया हुआ है तो पीजीबीपी, स्टॉक इन ट्रेड है तो ठीक है। अब आप बात करते हैं, इसी बात को मैं दोबारा घुमाता हूँ। मेरे पास 10 घर थे ना, मेरे पास ना 3 महीने के लिए कोई टेनेंट आ गए, मैंने सोचा घर तो बिक नहीं रही, मार्केट में मंद है, बिकेंगे चल बेच देंगे जो भी है। 3 महीने के लिए अगर मेरे को अच्छा खासा रेंट मिल रहा है, मैंने रेंट पे दे दिया, तो ये मेरा बिजनेस ऑफ लेट आउट हो गया या मेरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई? रेजिडेंशियल नहीं, मतलब प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, क्योंकि मेरा अभी भी लेटिंग आउट का बिजनेस नहीं है। मेरे को गवर्नमेंट कह रही है ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, वो ये थोड़ी मना कर रही है कि आप रेंट पे दे ही नहीं सकते। आप ये चीज सिर्फ साबित कर रहे हो कि आपका लेटिंग आउट का बिजनेस नहीं है जब तक आपकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं। आपने किसी दुकानदार को दे दिया, गोदाम यूज कर लो भाई 3 महीने के लिए, या जब भी मेरे पास मालिक आएगा, इसका खरीदने का मालिक नहीं, सॉरी, मतलब जो भी बायर आएगा, जो मालिक बन जाएगा, जो बायर आएगा, तो मैं आपको पहले इंटीमेट कर दूंगा, फिर खाली करना पड़ेगा। यानी कि अपनी खाली प्रॉपर्टीज को अगर आप रेंट आउट पे दे देते हो तब भी हाउस प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि लेटिंग आउट ऑफ बिजनेस को थोड़ी आप प्रमोट कर रहे हो। आपकी तो स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टीज पड़ी थी, उसके ऊपर भी अगर आपको इनकम मिल रही है तब भी हाउस प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन में देखो कंफ्यूजन इतनी क्या हुई है, पहले इतनी कंफ्यूजन नहीं होती थी कराते हुए। जब पहले मैं बीकॉम वालों को करवाता था तब उतनी दिक्कत नहीं होती थी, पहले सेम केस थे, कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी के तौर पे रखो, कमर्शियल तौर पे रखो, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे रखो, लेटिंग आउट ऑफ बिजनेस कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल है। अब मेरे को इतना फोकस क्यों डालना पड़ रहा है? अगर लेटिंग आउट का बिजनेस है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है, अदरवाइज बाकी सारे हाउस प्रॉपर्टी में। ये है क्रक्स। हाउएवर एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि टैक्सेबल जो होती है एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है, वो अपन निकालेंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बीइंग एज स्टॉक इन ट्रेड वुड बी ट्रीटेड एज नील, सर्कल कर दो नील, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion is obtained from competent authority. If such
प्रॉपर्टीज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग सच पीरियड। कह रहे हैं कि आपके लिए ना, देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ना ये ना नोशनल प्रोविजन लेके आते हैं, डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन में ये बोल रहे हैं कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, बार बार बोल रहे हैं ना, देखो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल, या दूसरी हाउएवर द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विल बी नील। तो ये जो टैक्स लगाते हैं ना, एनुअल वैल्यू को मान के लगाते हैं। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है ये नीचे बताएंगे आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है। अब यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं ये ना नोशनल बेस पे लगाते हैं। नोशनल बेस का मतलब होता है डीमिंग, डीमिंग प्रोविजन, डीमिंग फिक्शन, कि वो मान लेते हैं कि हम मान लेंगे हमने दिया हुआ है तो टैक्स लगा देंगे। अब मेरे पास एक घर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, सेकंड और थर्ड फ्लोर खाली है। अब उन्होंने बोला आपके मकान की एनुअल रेंटल वैल्यू है, लगाओ टैक्स, जबकि मैंने किराए पे दिया ही नहीं। तो यहाँ पे बताओ टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कोई इनकम ही नहीं आ रही है, अपना घर दिया है इनकी तरफ से। एनी सम रिसीवेबल और अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, अच्छा मेरे पास एक और घर है वो खाली पड़ा है पूरा साल, फिर मेरे पास दो घर हैं, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2। मकान नंबर 1 के ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, बाकी 5-6 फ्लोर्स खाली पड़े हैं, दूसरे मकान के 3 नो, पहले मकान के 2 नो। तब भी नहीं। इन्होंने क्या बोला है, अब अगर मेरे पास तीसरा घर है तीसरे घर को ये टैक्सेबल बना देते हैं। कह रहे हैं हम मान के चलेंगे कि आप किराए पे दे दोगे, या फिर अगर आपने एक भी महीना दे दिया तब भी हम मान के चलेंगे। इन्होंने क्या बोला, पहले जो होता था ना हमारे टाइम पे, पहले होता था एक मकान की अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड रह रहे हो उसकी एनुअल वैल्यू नील, अगर एनुअल वैल्यू नील है मतलब कि नॉट टैक्सेबल, और दूसरे मकान की कहते थे है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, however the annual value of property being held as a stock in trade would be treated as nil for a period of 2 year। ये चलो कोई और सेक्शन हो गया, मैंने दो सेक्शंस को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है तो जिस साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना कंप्लीशन का, उसके अगले 2 साल तक हम नील मानेंगे, उसके बाद हम टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। बस ये याद रख लेना, उसके 2 साल तक समझ लो आपको प्रीवियस ईयर 19-20 में मिला क्या, COC कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रीवियस ईयर 19-20 में आपको म्यूनिसिपल कमेटी से मिल गया कि आपका घर बन गया। प्रीवियस ईयर 19-20 के अगले 20-21, 21-22 यहां तक एनुअल वैल्यू नील है, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद टैक्स लगने शुरू हो जाएगा अगर आपके वो केसेस में फॉल कर रहे हो। वो केसेस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 प्रॉपर्टीज उन्होंने बोला एनुअल रेंटल वैल्यू नील रहने वाली है, तीसरे चौथे पांचवी टैक्सेबल रहेगी। मतलब उन्होंने बोला आप खुद सोच के देखो, जिसके नाम पे घर है ज्यादा से ज्यादा यार 2 घरों में रह लेगा, तो 2 घरों में रह लेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है, टेनेंट पे हम दे ही नहीं रहे, तो कह रहे सेल्फ ऑक्युपाइड वालों की एनुअल वैल्यू नील होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास तीसरा घर है तब ये टैक्सेबल लगा देंगे। डन। तो यानी कि अगर मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड वाला COC, समझ लो मेरे पास 2 घर थे और मैंने एक और घर बनवाया जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला मेरे को 19-20 में, फिर भी वो तीसरा घर है चाहे मेरा 20-21 और 21-22 में, वो भी माफ कर देंगे 2 साल के लिए, प्रोविजन है। तीसरे साल में उसको तीसरा घर मान के टैक्सेबल कर देंगे। अब आगे आपके पास कॉम्पोजिशन रेंट। कॉम्पोजिशन रेंट का मतलब होता है रेंट ऑफ मिनिमम 2 components, rent of minimum 2 components, for example house property plus furniture etc। मतलब आपको फर्निश्ड, अगर आप देखोगे अगर आप फर्निश्ड फ्लैट लेते हो तब वो कहते हैं कि आपका रेंट 25,000 है, अगर आप लेते हो अनफर्निश्ड तो कहते हैं 15,000 है। तो कहीं ना कहीं आपको फर्नीचर का या एसेट्स का रेंट आउट पे करना पड़ रहा है। मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट, समटाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर लिफ्ट, सिक्योरिटीज, पावर बैकअप, कुछ भी है उस सबको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। क्लियर है, हमने बोल दिया 25,000 रेंट है यार, सब कुछ इंक्लूड है आपका, बीच में लिफ्ट के चार्जेस भी, सिक्योरिटी के भी, गार्डन के भी, कुछ हम फर्नीचर दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं, सब कुछ मिक्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट इंपॉर्टेंट, मेन तो यही है ना, पहले तो मीनिंग ही था।
वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग और चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, कंपोजिट रेंट इज टू बी स्प्लिट अप, सर्कल कर दो, इज टू बी स्प्लिट अप इन द फॉलोइंग मैनर, सम एट्रीब्यूटेबल टू हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ सर्विस। तो यूज ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया यूज ऑफ सर्विस। इसको अगर आप अलग कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर अलग अलग आपने कर दिया तो प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर वाला इफोस या पीजीबीपी एज द केस में भी। अगर आपका वो बिजनेस होता होगा तो पीजीबीपी में टैक्सेबल ठहरा देना, अगर आपके पास वैसे एक्स्ट्रा पड़ी थी तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अप, थर्ड का ए पॉइंट, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट आर इनसेपरेबल, सर्कल कर देना इनसेपरेबल को। उठा लो जल्दी। तो कह रहे हैं आपको स्प्लिट अप कैसे करना है रेंट, वेयर द कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम letting out of building and other assets and the two letting out are not separable, two letting out are not separable, that is other party does not accept the letting out of building without other assets, then the rent is taxable either as business income or other sources as the case may be. This is applicable even if some receivable for the two letting out is fixed separately। देखा कितना डेंजरस पॉइंट है। अगर इनसेपरेबल है तो कहां पे ये टैक्सेबल ठहरा रहे हैं, पढ़ोगे अपने आप। जब भी पीजीबीपी की बात आएगी यहाँ पे दोनों चीजों की बात आएगी। अगर इनसेपरेबल है तो टैक्सेबल कैसे ठहरा दिया जाएगा, टैक्सेबल एज इफोस या फिर पीजीबीपी। और यहाँ पे मजेदार बात ये देखो, ये वाली है, कह रहे हैं चाहे आपने फिक्स अलग अलग ही कर लिया था लेकिन पार्टीज के बीच में जो डीलिंग हो रही है वो इनसेपरेबल हो रही है। चीज समझ में आई। मैंने यहाँ पे दोनों हाथ क्यों बनाए, कह रहे हैं चाहे आपने रेंट आउट फिक्स जो किया था ना, फिक्स आपने ऐसे ही कर लिया था कि प्रॉपर्टी का 15,000 है, फर्नीचर लिफ्ट वगैरह का 10,000 है, 25,000। भाई 25,000 में चाहिए तो बोलो, अदरवाइज हमारे पास बहुत बायर है, टेनेंट बहुत है। तो वही तो इन्होंने बोला कि ये जो 25,000 आपको पूरे मिलेंगे तो किसके अंदर टैक्सेबल होंगे, या फोर्स के अंदर या पीजीबीपी के अंदर। पॉइंट नंबर बी, इफ लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल। तो अगर सेपरेट हो सकते हैं फिर तो बात ही क्या है। तो बिल्डिंग वाली टैक्सेबल हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में और दूसरी हो जाएगी वहां पे, वो तो अपने ऊपर ही पढ़ लिया। अगर सेपरेट है, सेपरेट आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो जो बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट वो टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। जो अदर सर्विसेज का रेंट है, अदर सर्विसेज रेंट, वो कहां पे जाएगा, वो वही दो चीजों में, इफोस में या पीजीबीपी में। देखना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसी के साथ फिर से वही लाइन दी होगी, दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ द कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड बाय द सेसी from his tenant for two lettings. This is applicable even if a composite rent is received by the lessee from his tenant for the two lettings। वो तो चाहे आपका दो लेटिंग से ही मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस आपने बता ही दिया सेपरेबल है, तो सेपरेबल है तो टू लेटिंग से ही तो मिल रहा है। तो टू लेटिंग्स को इन्होंने सेपरेबल वाला हेडिंग चल रही है ना। सेपरेबल का मतलब क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी का 15,000 है, अदर का 10,000 है। 15,000 को कहां पे टैक्सेबल कर दोगे, एचपी में, 10,000 को। फिर ऊपर वाले में क्या डिफरेंस था, ऊपर वाले में चाहे आपने फिक्स सेपरेटली कर लिया था लेकिन बायर और सेलर की आपस डीलिंग थी कि हमें चाहिए इकट्ठा। तो जब इकट्ठा चाहिए, देखो रेंट दोनों ही कंपोजिट है, चीज समझ रहे हो, दोनों ही 25,000 रुपए में हम इसको दे रहे हैं। कस्टमर नंबर 1 को उसको दिया, कहते हम 25,000 में फिक्स देंगे, चाहे इसमें 15,000 हाउस का है, 10,000 अदर का है, लेकिन मेरे को 15 और 10 से मतलब नहीं है, मैं 25,000 रुपए में बेचूंगा या किराए पे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इनसेपरेबल है। भाई कैलकुलेशन इनसेपरेबल नहीं कर रहे, कह रहे जो मैं लेटिंग आउट कर रहा हूं वो इनसेपरेबल है, तब पूरा का पूरा इफोस या पीजीबीपी में। अब कह रहे हैं कि देखो यार
15,000 और 10,000 है, दोनों में से जो चीज़ चाहिए आप ले लो। सिर्फ सिर्फ बिल्डिंग लेनी है तो 15,000, साथ में अगर आपको सर्विसेज भी लेनी है तो 25,000। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको कंपलसरी नहीं है दोनों चीज़ें लेनी। नेक्स्ट, जो फूड पीजी विद फूड होता है वो ले सकते हैं इसके तो डिटेल्स से देना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सर्विसेज में आ जाएगा। आगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउट, सर्कल कर दो हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। इसमें दो केस होते हैं, एक होता है आर प्लस ओ आर। अगर वो आर प्लस ओ आर है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको आप आर प्लस ओ आर बोलते थे अपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में। आर प्लस ओ आर है, प्लस एच यू एफ का भी वही करता जो होता था, आर प्लस ओ आर है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल वेदर सच इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया और नॉट। तो आर प्लस ओ आर की कहाँ पे इनकम है, आउटसाइड इंडिया, कनाडा वगैरह में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे वो इंडिया में वो पैसा लेके आ रहा है चाहे नहीं लेके आ रहा। दूसरा कौन बन जाएगा, एक तो एनआर बन जाएगा। आर का अपोजिट कौन होता है, एनआर। ओ आर का अपोजिट होता है आर प्लस एनओ आर, यानी कि इसको आप बोल देते हैं एनओ आर। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ रिसीव्ड इन इंडिया, ओनली इफ रिसीव्ड इन इंडिया। यानी कि अगर बाहर मिली है, इंडिया में लेके नहीं आ रहा तो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कब होगा, इफ रिसीव्ड इन इंडिया, इफ रिसीव्ड इन इंडिया। चलिए आगे, बिल्कुल ही छोटा सा पॉइंट था, आर प्लस ओ आ रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो इंडिया में लेके आ रहा है चाहे नहीं लेके आ रहा। एन आर है या आर प्लस एन ओ आर है तो टैक्सेबल होगा अगर ओनली इफ ही रिसीव्ड इन इंडिया। अब आ गया आपके पास सेक्शन 23। सेक्शन 22 खत्म हो गया, चार्जेबिलिटी, एनुअल वैल्यू, कंडीशंस, हाउस आउटसाइड इंडिया, ये सब चीजें। अब आपके पास आ रहा है सेक्शन 23, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आपके पास होती है जीएवी माइनस टैक्सेस पेड, दिख रहा है ये जीएवी, जीएवी माइनस टैक्सेस पेड इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। यही जो है आपके पास टैक्सेबल एज अ एचपी होता है, यही वैल्यू जो होती है टैक्सेबल एज हाउस प्रॉपर्टी होती है, यही आपको निकालनी है बार बार। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, देखो आपको समझ में आता है, फिर अभी मैं आपको करवाता हूँ फर्स्ट पॉइंट। यही पूरे हाउस प्रॉपर्टी का मेन पिलर यही है, एनुअल वैल्यू का फर्स्ट पॉइंट है। ये समझ में आ जाएगा तो इसी के साथ क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे। Determination of annual value for different type of house property. Point number 1, where the property is let out throughout the previous year. Throughout का मतलब होता है पूरा साल। Where the house property is let out for the whole year, GAV would be the higher of। तो GAV क्या निकलने वाली है अब आपकी, देखो, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। हायर किस किस की, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर
एक्चुअल रेंट, इन दोनों का क्या है हायर। अब अपनी बात आएगी एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट नीचे दिया हुआ है हायर ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। पहले ये हायर देखेंगे, फिर अब ये लोअर देखेंगे, फिर एक बार फिर हायर देखेंगे, उसके बाद देख रहे हैं फॉर एग्जांपल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एक्स वाली चीजें। देखो हमें एक्स वाली चीजें तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है ना, मुझे तो समझ भी नहीं आती कि एक्स वाई जेड ये होता क्या। अगर ये होता तो मैं नॉन मेडिकल ले लेता, मुझे 10th में ये एक्स वाई जेड समझ आना बंद हो गए थे। तो अब बात करेंगे सीधा सीधा यहाँ से। देखो एग्जाम्पल आओ नीचे, यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको देखो देखना पड़ेगा म्यूनिसिपल वैल्यू, ऊपर जो मैंने बनाया उसको दोबारा से मॉडिफाइड करूंगा। म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू बोलते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू वो होती है जो आपकी लोकल कमेटी डिसाइड करती है। फेयर वैल्यू जो आपकी आसपास की सोसाइटी में रेंट चल रहा है। चंडीगढ़ का रेंट क्या चल रहा है, जनरली चल रहा है 3500 से लेके 5500 के बीच में। तो ये आपका जर्नल रेंट होता है, ठीक है, यानी कि 5000 4500 कुछ भी। तो कह रहे हैं इनमें से तो आप देख लो हायर, मतलब कि कमेटी वालों ने जो बताया, और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों में से अगर आप हायर ले लोगे उसको फिर आप कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट ये भी अब आपको ऊपर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये देखो ये सब कुछ दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, म्यूनिसिपल रेट क्या होता है। स्टैंडर्ड रेट जैसे इन्होंने बताया रेंट कंट्रोल एक्ट बताएगा। मतलब इनको चीजें कहाँ ही ठीक लगती थी, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। चलो जो भी, अब इनके पास हायर आ गया। अब इस हायर को ये स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो देखो लोअर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट, तो हायर रेंट को और स्टैंडर्ड रेंट को जब ये कंपैरिजन करेंगे उसमें से जो लोअर आएगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को फिर देखो किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट, वो तो अपने निकाल ही लिया था ना एक्सपेक्टेड रेंट। इसको अब ये करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। फिर से कहेंगे जी हायर है, यानी कि स्टेप 3 ही निकल रहे हैं। अगर आप कहें बिल्कुल बिल्कुल हायर लोअर हायर, उस हिसाब से आप याद रखेंगे हायर लोअर हायर। पहला हायर आपको देखना है म्यूनिसिपल का या फेयर वैल्यू का, जो भी हायर होगा, म्यूनिसिपल का और फेयर वैल्यू का जो भी हायर होगा। हायर वाली फिगर आ गई, उस हायर को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लो जो भी लोअर है, और वो लोअर जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को अब एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन कर लो जो हायर होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर वाली फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो हायर फिगर एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर वैल्यू जो आएगी अब उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोल सकते हो। तो वो लोअर वाली वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक बार खुद बोलोगे, पहला म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो हायर वाली फिगर को कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, फिर वो लोअर वाली वैल्यू को कंपैरिजन एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब आप बात करते हैं ये होते क्या क्या हैं। देखो अब आपको पता चल गया इन्होंने क्या बोला, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द होल ईयर, देन जीएबी क्या निकलेगी, जीएबी निकलेगी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट। अब अगर मैं इस एक्सपेक्टेड रेंट को यहाँ पे भर दूं, चलो छोड़ो इसको नहीं भरते है ना। एक्सपेक्टेड रेंट वैसे ये निकलेगा क्या आपके पास, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है बता सकते हो? हायर ऑफ स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेंट गलत, एमबी एमबी और एफबी का हायर एंड उस हायर एंड स्टैंडर्ड रेट का लोअर, वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट। उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपैरिजन कर लो। अब देखो नीचे देखो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है। म्यूनिसिपल वैल्यू होती है वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, उस एरिया की, ठीक है, वो बता देगी कि ये रेंट होना चाहिए। फेयर रेंट क्या होता है, जो सेम लोकेलिटी में आस पड़ोस वाले पीजी दे रहे होंगे, ठीक है, रेंट पे वो।
स्टैंडर्ड रेंट क्या बनेगा, जो रेंट कंट्रोल एक्ट आपको बताएगा। यार सीधा कोई एक फिगर उठा लेते हैं। अगर इन्होंने 2 भी उठानी थी, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी म्यूनिसिपल वैल्यू पे वो कर लो, भरोसा कर लो, म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर एक्चुअल, विच एवर इज हायर, इसको आप मान लेते। मतलब अगर आपने देखना है स्टैंडर्ड रेंट, भाई आप स्टैंडर्ड रेंट देख रहे हो, कंट्रोल एक्ट अलग बोल रहा है, म्यूनिसिपल वैल्यू अलग बोल रही है, लोकेलिटी में अलग चल रहा है, फेयर अलग चल रहा है। भाई चाहते क्या हो दुनिया में? सीए वाले बच्चों को या कॉमर्स वालों को कंफ्यूज करना। बच्चे यहाँ पे आके ना हाउस प्रॉपर्टी से विश्वास ही उठा देते हैं, कहते हैं यार कौन करे इतना। नहीं, अगर फेयर ना भी लेते, फेयर पे तो उनको भरोसा नहीं है ना, बात तो यही आ रही है ना, फेयर पे उनको भरोसा नहीं है तो स्टैंडर्ड भी नहीं, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू वाला ले लेते ना, अपनी कमेटी के ऊपर तो भरोसा रख लेते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं क्या इन्होंने यहाँ पे बोला है आपको, जीएवी निकालो ऑफ ईच केस। जीएवी क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद के माइनस नहीं करने के बाद, माइनस नहीं करने के बाद, माइनस करने के बाद तो नेट एनुअल वैल्यू निकल जाती है। अब पहले में देखो, मैं आपको करके बताता हूँ, पहले का आंसर क्या होगा, दूसरे तीसरे का आप बताओगे। सबसे पहले अपन ने कंसीडर करना है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। हायर कौन सी आ गई, 90,000। अब इस हायर को कंपैरिजन कर लो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो नोट एप्लीकेबल यानी कि 90,000 निकलेगी। 90,000 को मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंसीडर कर लो एक्चुअल रेंट के साथ, 72,000। ये तीसरा था, ये हायर वाला, तो आपका पहले की जीएबी निकलेगी 90,000। आंसर देखो पहले का 90,000, क्लियर है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरे का है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू। पहले का हायर हो जाएगा 60,000। 60,000 का कंपैरिजन आप कर लो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, लोअर के साथ 60 ही रहेगा। फिर अगला कंपैरिजन कर लो हायर के साथ 72,000, तो आंसर आपके पास निकलेगा 72,000। चले आगे, तीसरा 65, 65, 65, उसको आप कंपैरिजन कर लो 58 के साथ, तो आ जाएगा 58, फिर आ जाएगा 60, तो आ जाएगा आंसर 60। तो तीसरे का आंसर देखो 60 है। चले जी आगे। पहला केस क्या हो गया, अगर आपने ये वाली एनुअल वैल्यू तब निकलेगी अगर आपने पूरे साल के लिए लेट आउट पे दिया हुआ है। दूसरा वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सर्कल करो वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। हमारी अपने लैंडलॉर्ड के साथ जब लड़ाइयाँ हो जाती थी ना कभी, हम आपस में होते क्या बात करते थे, यार इनकम टैक्स वालों को बता देते हैं पीजी पे पैसा बड़ा कमा रहा है, टैक्स भरता नहीं। तो आपकी ना दुश्मनी यही निकलती है जो पीजी वालों के साथ निकलती है ना, यार ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, ठीक है, मतलब 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, पूरे साल का इतना हो गया, टैक्स भरता है कि नहीं भरता, ठीक है। इनकम टैक्स वालों को नोटिस दे देते हैं इसका, मतलब उनको आग लगा देते हैं। तो हमारी ना एक पीजी में लड़ाइयाँ होती थी, हम आपस में ना सीए वाले थे, हम आपस में यही बातें करके डंडे हो जाते थे। Where the house property is vacant for the part of the year and owing to vacancy, actual rent is lower than expected rent। यानी कि ये लास्ट वाला कंपैरिजन है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, लास्ट वाला कंपैरिजन है। एक्चुअल रेंट विल बी जीएबी, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बोला, अगर देखो ध्यान से देखना, अगर आपके पास वैकेंसी है, वैकेंसी के इस हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट आपका लेस देन एक्चुअल रेंट है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। वैसे तो आप क्या लेते हो दोनों में से, हायर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, लोअर, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट इज टैक्सेबल। और इसको आप लिख दोगे स्पेसिफिक केस है ये। अदरवाइज ये सिनेरियो रहता है, अदरवाइज ये सिनेरियो नहीं रहता, तो इसको मैं एक्सेप्शन लिख सकता हूं, एक्सेप्शन ऑफ जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, एक्सेप्शन ऑफ, लिखो जल्दी से, एक्सेप्शन ऑफ जीएवी। अगर वैकेंसी आती है तो उसमें एक्सपेक्टेड रेंट आपका, देखो अगर वैकेंसी रही 5 महीनों के लिए मकान खाली रहा, ऑब्वियस एक्चुअल रेंट कम ही आएगा ना। अब आपने तो बोल दिया किताबों में बनाने का क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हायर ले लो। अब जब मेरे को सच में रियलाइज हुआ ही नहीं, वैकेंट रहा,
देन द एक्चुअल रेंट विल बी द जीएवी। चले जी आगे। फर्स्ट आपके पास क्या निकल गया है, सेक्शन 23 जीएवी का पहला होल ईयर के लिए दिया, तब तो सारे कंपैरिजन कर लो, हायर लोअर हायर ऐसे याद रख लेना, एच एल एच। दूसरे में अगर वैकेंट रह गया और एक्चुअल रेंट आपको कम मिला है तो ठीक है, एक्चुअल रेंट को वो कह रहे ले लेना। तीसरा, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड, या तो आपने क्या किया हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ है, या जैसे इसका मैंने आपको कुछ केस तो बता ही दिया, वेयर द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेजिडेंस और अनऑक्युपाइड थ्रू आउट द पीरियड, यानी कि खाली पड़ा है या फिर खुद बैठे हो, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी नील। लिख देना, इसकी जीएवी क्या रहने वाली है, नील। इसके ऊपर थोड़ी टैक्स लगाओगे, अगर उसके ऊपर टैक्स लगने लग गया फिर तो आपको को भी टैक्स भरना पड़ जाएगा, फिर तो कोई रहेगा ही नहीं घर में। चलो भाई, घर तो पड़ा ही है, सड़कों पे रहते हैं, फिर रोड टैक्स भरो। प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डराइव्ड बाय ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, तो कह रहे हैं बस फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। अनऑक्युपाइड चलो हो गए। और जैसे पिछले केस में वो वैकेंसी वाला था, अगर बाय चांस हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है तो फिर एक्चुअल रेंट, फिर तो हायर वाला केस लग ही जाएगा। तो फिर अच्छा, फिर वो वाला केस लगेगा हायर वाला। हाँ, फिर तो हायर, तो हायर बोल लो, एक्सेप्शन में भी तो फिर एक्चुअल रेंट ही ले रहे हैं, हायर अपने आप ऑटोमेटिकली बन गया। फिर भी तो आप कह रहे हो एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट ज्यादा आ गया, जहां पे एक्सेप्शन में भी आप एक्चुअल रेंट ले रहे हो, ज्यादा वाला आ गया, नॉर्मल प्रोविजन लगा लो तब भी आप हायर वाला ले रहे हो। अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ एक्चुअल रेंट ही चाहिए हमारी, किसमें, वैकेंसी वाले में। हाँ बिल्कुल। बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली अप टू 2 हाउस, बोल्ड किया हुआ है तो इसको लिख दो अमेंडमेंट, ठीक है। तो जीएवी नील फॉर 2 हाउसेज ओनली। पहले एक घर होता था हमारे टाइम पे, गरीबों के टाइम पे ना। तो जो ये टॉपिक भी आपका शुरू हो रहा है ना, थर्ड वाला सेक्शन 23 का 2, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जीएवी नील, उसके ब्रैकेट में लिख देना फॉर 2 एचपीस, 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए रहेगा। अगर आपके पास तीसरी हुई तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि जीएवी कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू, सी पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ अप टू 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअली एचयूएफ, तो सी पॉइंट के साइड पे लिखो ओनली इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के लिए। पार्टनरशिप फर्म या कंपनी वाले बंदे तो घर पे रहेंगे। नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑब्वियस है, जब आपकी कोई इनकम ही नहीं टैक्सेबल तो कोई खर्चे भी नहीं दिए जाएंगे। चले आगे। पहला था फुल ईयर के लिए हायर लोअर हायर, दूसरा आपके पास था वैकेंसी वाला और एक्चुअल रेंट को आप ले लेते थे, ठीक है, चाहे वो उससे कम मतलब थोड़ा कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। तीसरे में नील मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड वाले लेते थे, 2 घरों तक क्या है आपके पास, नील। आगे, वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ ईयर एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ ईयर, आधे साल आप रहे मतलब 7 महीने आप रहे, 5 महीने घर किराए पे दे दिया। इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, सिंगल यूनिट का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर पे आप खुद रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर रेंट पे। सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी लिख दो, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ ईयर को लिख दो 7 मंथ्स, 7 मंथ्स तो आप खुद रहे, रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, 5 मंथ्स, 5 महीने आपने क्या दिया किराए पे। देन द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर शैल बी टेकन, वाह वाह वाह, होल ईयर कह रहे हैं 7 महीने खुद रहे हो, 5 महीने किराए पे, हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल की निकालेंगे। होल ईयर शैल बी टेकन, सर्कल कर दो और इसको डाल दो डेंजरस का साइन, हाथ बना दो इसके ऊपर, है ना। समझाना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तब अपने क्लाइंट को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे मत करना, या तो पूरे साल खुद रह लो या पूरे साल किराए पे चढ़ा दो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा 12 महीने का। द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर शैल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड।
यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट आपके पास निकल के आ गया। इसको कंपैरिजन अपन किसके साथ करते हैं हमेशा, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। एक्चुअल रेंट का तो मतलब ही वही होता है, एंड विच एवर इज हायर शैल बी GAV हायर। हायर इज GAV। देखा जाए इसमें कोई चेंज ही नहीं है, ये तो वही है, बस इन्होंने ये बोल दिया एक्सपेक्टेड रेंट अगर आपको पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ है जैसे कि 1000 तो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 12000। अगर मैं कहूँ एक्सपेक्टेड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से 1000 पर मंथ, और आपने किराए पे कितने महीने चढ़ाया 5 महीने, तब भी आप 1000 इंटू 12 करने वाले हो तो 12000। 5 महीनों का रेंट था 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 5 तो 10,000 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर निकल जाएगा इसके आप एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू 1000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट 2000 पर मंथ फॉर 5 मंथ्स, कैलकुलेट GAV, कैलकुलेट GAV। इसका आंसर आएगा, सबसे पहले आपने बोला एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको लेना है फुल ईयर का, यानी कि 1000 इंटू 12 12000। एक्चुअल रेंट जो मिलेगा भाई कितने का मिला है 2000 इंटू 5 10,000। फिर नॉर्मल प्रोविजन तो हमें याद ही है विच एवर इज हायर, तो GAV क्या निकल के आएगी 12,000। GAV निकल के आएगी 12,000। चलिए आगे। However, municipal taxes for the whole year as allowed as a deduction. Whole year as allowed as कह रहे पूरे साल के मान लिए तो पूरे साल को टैक्स। यहाँ पे अगर मैं GAV 12,000 थी, यहाँ पे मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे साल के अगर मैं समझ लो कह देता हूँ 1500 है, तो NAV कितनी निकल के आ जाएगी 10,500। टैक्स इसके ऊपर लगेगा NAV के ऊपर। बनाओ इसको जल्दी से, 1500 माइनस करो 10,500 आ जाएगा। चलिए आगे। पांचवा, इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, वही आ गया डीम्ड वाला। वेयर द असेसी ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी। मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि समझ लो 3 मान लेते हैं, चलो 3 है, ठीक है। देन द इनकम फ्रॉम एनी 2 प्रॉपर्टीज एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, उसको मान लिया जाएगा नील। यानी कि अगर 3 हाउस प्रॉपर्टी है तो अपने ऊपर भी मान लिया, 2 तक तो हम आपको माफ कर देंगे भाई, 2 तक ही रह लोगे, उससे ज्यादा थोड़ी आप खुद रहोगे। मैं सुबह मकान नंबर 1 में रहता हूँ, लंच में मकान नंबर 2 में करता हूँ, स्नैक्स खाता हूँ मकान नंबर 3 में, पीता हूँ मिल्क वगैरह मकान नंबर 4 में, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। 2 घरों में रह लो बहुत है, एक जगह खा लो एक जगह पी लो। 2 तक की वैल्यू क्या रहने वाली है नील, उसके बाद GAV नॉर्मल निकलेगी। द अदर, बात तो यही आ रही है ना अदर वाले की, अदर सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रोविजन। इसको आप डाल लो डबल ट्रिपल स्टार बी पॉइंट को, अदर यानी कि थर्ड। देखो यहां तक समझ में आ गया, चलो आगे। दिस ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर इन अ मैनर बेनिफिशियल टू असेसी। शुक्र, मतलब जहां पे आपको लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा होगा, जहां पे मतलब टैक्सेबिलिटी ज्यादा आ रही है, वहां पे खुद रहने लग जाना। यही होगा ना, जिस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वहां पे खुद रहोगे कि वहां किराए पे दोगे, वहां पे खुद रह लोगे, ताकि आपके दूसरे वाले टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी ईयर शैल बी टेकन एज GAV। इसका रीजन बता सकते हो? हाँ, क्योंकि डीम्ड लेट आउट है ना, बिकॉज एक्चुअल लेट आउट इज नॉट हियर। क्वेश्चन ऑफ कंसीडरिंग द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल डज नॉट अराइज, तभी तो है डीम्ड लेट आउट। कॉन्सिक्वेंटली नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिमेनिंग वैकेंट और अनरियलाइज्ड, क्योंकि हमने मानना ही वही है अनऑक्युपाइड था, अनऑक्युपाइड को ही इन्होंने डीम्ड लेट आउट मान लिया, तो कोई और चीजें हुई नहीं होगी।
म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड, सर्कल कर देना एक्चुअल पेड। आपके पास याद है सेक्शन वहां पे आ रहा था 43B वगैरह में एक्चुअल पेमेंट वाले, एनी रेंट एनी टैक्सेस, तो एनी टैक्सेस में ये टैक्सेस होते हैं, एनी टैक्सेस में ये टैक्सेस भी हो जाते हैं। इसकी डिडक्शन आपको कब मिल रहे हैं, वो चलो पीजीबीपी था, यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, अगर ये टैक्सेस आपने एक्चुअल पे कर दिए तभी डिडक्शन अलाउ होगी, नहीं तो नहीं। चले आगे, एक्चुअल पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस तो ही अलाउ होंगे। 6, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, ऑलरेडी कर चुके हैं ये, हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो किसके अंदर टैक्सेबल होता था वो, पीजीबीपी के अंदर नहीं, स्टॉक इन ट्रेड तो फिर हाउस प्रॉपर्टी के, तो पीजीबीपी के अंदर क्या होता था, लेटिंग आउट वाले बिजनेस होते थे। In some cases, property consisting of building or land thereto may be held as a stock in trade and the whole or any part of the year property may not be let out during the whole or any part of the previous year. In such a case, annual value को वो मान रहे हैं नील, और नील कितने साल के लिए मान रहे हैं, वही 2 साल के लिए। याद है कि केस हमने किया था, कह रहे हैं कि जब आपको सीओसी का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके अगले 2 साल चाहे आपने किराए पे चढ़ाया है नहीं चढ़ाया, पार्ट ऑफ द ईयर है कुछ भी है, 2 साल के लिए आपको माफ कर देंगे, नए किराएदार ढूंढने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है, तो 2 साल के लिए माफ है। हाँ, तीसरे साल से आपको किराएदार मिला है चाहे नहीं मिला, उसको अपन डीम लेट आउट मान लेंगे। समझ लो हमारे पास 4 घर थे, 3 घर तो वो थे पिछले, उसमें से 2 को तो आपने 0 मानना हुआ था, एक के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, चौथा आपने ये बनवाया, तो चौथा आपने ये बनवाया, इसको भी आप डीम लेट आउट मानोगे ना, लेकिन कह रहे हैं सीओसी के बाद 2 साल तक माफी है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन self occupied. Income from any portion of part of property which is let out shall be computed separately under the let out property category and other portion which is self occupied, वो self occupied बना रहेगा। यानी कि अगर आपने आधा आधा दिया, there is no need to treat the whole property as a single unit for computation of income, मतलब पूरा घर 2 यूनिट बने हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, घर एक ही है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड होता है ना पोर्शन, एक राइट साइड पोर्शन होता है, तो आपने एक सेल्फ ऑक्युपाइड एक रेंट पे, तो रेंट वाले को टैक्सेबल बनाएंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट इफ नॉट गिवन सेपरेटली शैल बी अपोर्शन्ड बिटवीन द लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। चीज समझ में आ गई? आपके पास टोटल 2 घर बने हुए हैं, सब कुछ आधा आधा दिया गया है, तो टैक्सेबल पूरे को नहीं कर सकते, फिर आप आधा हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो आप सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड को नील मानोगे और दूसरे वाले के ऊपर टैक्स लगा दोगे। और प्रॉपर्टी टैक्सेस, उसकी कैसे आप बाइफर्केशन करोगे, अगर तो कह रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, कैन बी बाइफर्केटेड एट्रीब्यूटेबल टू ईच पोर्शन, और या तो ईच पोर्शन मान लो, या फ्लोर मान लो, या रीजनेबल बेसिस पे मान लो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। बड़े सारे केसेस कह रहे हैं, ऊपर हमने इतने सारे केसेस पढ़ लिए, जब आपने नोशनल इनकम को ही टैक्स मान लिया, चाहे आपको रियल इनकम मिल नहीं रही थी, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखें, हाँ, अगर 2 हाउस है, 2 हाउस तक आप नील मान रहे हो, तीसरा हाउस मेरे पास है, वो भी अनऑक्युपाइड ही पड़ा है, लेकिन आपने उसको क्या मान लिया कि भाई अनऑक्युपाइड नहीं होगा, आपने उसका एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया था, तो यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मान ली थी, सर्कल करो, तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मान ली थी तब तो आपने टैक्स लगा दिया था, तो वो नोशनल इनकम थी कि रियल इनकम थी, वो नोशनल थी। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर इफ द ईआर एक्सीड द एआर, अगर ईआर एक्सीड कर जाती थी एआर से, एक्चुअल में मिला 10,000, एक्सपेक्टेड था 12,000, आपने तो मेरे 12,000 को लगा दिया, तो 2,000 पे क्या बन गया था, नोशनल लिमिट। तो ये वही प्रोविजन बता रहे हैं कि हमने अब आपको ऊपर वाले का ना क्रक्स निकाल दिया कि ये 4-5 केसेस में आपने क्या किया, नोशनल वाले को रियल इनकम बना के टैक्स लगा दिया। तो पॉइंट नंबर 3, 4 आपके लिए सेल्फ रीड के लिए, 4th के लिए देखो भाई 2 साल है, 2 साल के बाद के लिए लगा देंगे टैक्स। थर्ड और फोर्थ पढ़ना, खुद रीड करो एक बार, 3rd और 4th, यही जो भी मैंने छुड़वाया ग्रीन बॉक्स में।
आफ्टर को सर्कल कर देना, आफ्टर 2 ईयर्स है क्योंकि 2 साल तक तो हमने पहले ही ऊपर बोल दिया था नील हो जाएगी। चले आगे, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट समझते हो, जो आपको पैसा नहीं मिला, मतलब आपके टेनेंट्स कौन थे, धोखेबाज। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। क्लियर है, एक्चुअल रेंट में वो पैसे नहीं जोड़ोगे जो मिले ही नहीं, तो जोड़े कैसे। हाउएवर द कंडीशन, कह रहे हैं कुछ ये कंडीशन लेकिन जरूर सेटिस्फाई कर देना। पहला, आपकी टेनेंसी बोनाफाइड यानी कि रियल होनी चाहिए। दूसरा, जो आपके पास डिफॉल्टिंग टेनेंट है उससे आपने मतलब प्रॉपर्टी को छुड़वाने के प्रॉपरली स्टेप्स करो। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। यहाँ से निकाल दिया, दूसरे में रख लिया, भाई चाहते क्या थे, 2 नंबर में पैसा ले लिया होगा। असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो कह रहे हैं रिकवरी के लिए आपने केस कुछ कर देना चाहिए या जो भी है उसको धमकियां दे देनी चाहिए। चलें, क्या है ये चीजें, अनरियलाइज रेंट है तो कह रहे हैं अनरियलाइज रेंट को चलो आप एक्चुअल रेंट में नहीं लेंगे, लेकिन मतलब जेन्युइन केसेस होने चाहिए। उसके बाद आपके पास है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कौन से होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर अलाउएबल एज अ डिडक्शन फ्रॉम जीएवी। सर्कल करो, अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। बोर्न बाय द असेसी, कह रहे हैं जिसको वो मिल रहे हैं ना वही बियर करे, जिसके आप इनकम जो हमने पहले कंडीशन में बताया था ना ओनर, तो वही बियर कर रहा हो। दूसरा, एक्चुअल पेड होना चाहिए। एक तो असेसी के खुद के होने चाहिए, वो खुद के घर के होने चाहिए, और दूसरा एक्चुअल पे करने हैं। इफ प्रॉपर्टी टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर आर नॉट पेड, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटेशन इनकम ऑफ दैट ईयर। तो सेकंड को अगर मैं कहूं ये है इफ एक्चुअली नॉट पेड, क्योंकि ऊपर कह रहे थे कंडीशन में क्या थे, एक्चुअली पे करने, इफ एक्चुअली नो पेड नो डिडक्शन। फिर आपने अगले साल पे कर दिए तो अगले साल डिडक्शन मिल जाएगी। इफ एक्चुअली नॉट पेड नो डिडक्शन। इसके साथ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20-21, ठीक है, बट पेड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो डिडक्शन आपको मिलेगी, डिडक्शन इन 22-23। देखो इसको जल्दी से, कह रहे हैं जिस साल आपके हैं अगर उस साल पे नहीं किए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, जब एक्चुअल पे कर दोगे तब डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगली बार जब हम पे कर रहे हैं नवे वाली वैल्यू में से माइनस हो हाँ 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 बिल्कुल। बाईस तेईस की जो भी जीएवी होगी तो 22-23 की जीएवी में से माइनस हो जाएंगे। अगर उस साल में अपन ने 22-23 के भी पे कर दिए हुए तो दोनों इकट्ठे माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब जिस साल में एक्चुअली पे कर रहे हो उस साल में डिडक्शन मिल जाएगी। हाउएवर इफ इन सब्सिक्वेंट ईयर, ये हो गया। Thus we find that irrespective of the previous year in which the liability to pay taxes arise, according to the method of accounting regularly employed by the owner, deduction in respect of such taxes allowed in the year of, कह रहे हैं आप कुछ भी कर लो, हम तो डिडक्शन अलाउ करेंगे एक्चुअल पेमेंट। सर्कल कर दो, इन द ईयर ऑफ, ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, अलाउड ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। In case of property situated outside India, taxes levied by local authority of the country in which property is situated is deductible। शुक्र है वहां की गवर्नमेंट ने भी अगर आपके कोई टैक्सेस लिए, इनकम तो आप लगा रहे हो अभी R+OR के लिए, तो टैक्सेबल। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसकी एनुअल वैल्यू नील है तब डिडक्शन मिलेगी, तब नहीं मिलेगी। जिसकी आपने एनुअल वैल्यू को क्या माना हुआ है, 0, इनकम 0 है तो एक्सपेंसेस भी 0। राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी, यानी कि R+OR हो गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आंसर छुपा के मुझे निकाल के देना इसका आंसर, ठीक है। ही ओन्स अ हाउस इन लंडन, लेट आउट एज अ पाउंड ऑफ 10,000 पर मंथ। ओह ये तो शाहरुख खान टाइप का बंदा है। द म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंडन पाउंड 8,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 19-20। द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपी
92.5 कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू। निकाल सकते हो आंसर छुपा के? पाउंड में निकालना है या रुपये में, रुपये में निकाल पाओगे? उसको मल्टीप्लाई कर देना। मुझे ऐसे बता दो, 1 करोड़ को 100 लाख से बोल दो, इतना भी नहीं कर सकते अब आप लोग? 103 बाकी 6 बाकी 4 103 लाख। अच्छा, 103 60 हजार। हाँ 103 लाख 60 कैसे निकाला? जीएबी कैसे? 10,000 इंटू 12 कर दिया था, बस मैं ये देखना चाहता था माइनस क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोल दिया पर मंथ और यहाँ पे बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर। बस मेरे को यही देखना था कि 10,000 इंटू 12 इंटू 92.5 आ जाएगा। माइनस कर दो 8,000 इंटू 92.5, तो बाकी आपके पास NAV आ जाएगी। 103,60,000। इसी के साथ अपन हाउस प्रॉपर्टी की क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं। कितने पेजेस हो गए आज हमारे? 10 पेजेस। सेक्शन 22 हो गया, सेक्शन 23 हो गया, चार्जेबिलिटी हो गया और जीएबी हो गया। चार्जेबिलिटी और जीएबी आसान है चैप्टर या मुश्किल है? ऐसे ही है, चलो ओके। उतना ज़्यादा अच्छा ना करता।